साथियों नमस्कार। शिक्षा सत्याग्रह के प्लेटफॉर्म पे मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो चर्चा है, आज का जो विषय है, हम लोग लगातार हर दिन किसी एक विषय पे लाइव कर रहे हैं। कल वैभव भाई का लाइव था और वैभव भाई ने कल अभी इस वक्त के कोविड के सिचुएशन पे और शिक्षा के विषय में अपनी बात रखी। आज का जो विषय है, जैसा कि आपने सुबह शेयर हुए पोस्टर में भी देखा होगा, वो ये है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस की बात चल रही है, क्या ऑनलाइन क्लासेस को शिक्षा माना जाना चाहिए। तो जब से ये कोविड की स्थिति बनी है, कोविड-19 की, तब से लगातार बहुत ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो मसला है, वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि पहले भी डिजिटल लर्निंग के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स रहे हैं, मोबाइल ऐप्स रहे हैं, वेबसाइट्स रही हैं, जिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जहां पर ऑनलाइन लर्निंग होती रही। लेकिन तब में और अब में एक अंतर है, वो ये है कि पहले जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही थी, यदि कोई बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है, चाहे खान एकेडमी का इस्तेमाल करता है, किसी और का, तो वो स्टूडेंट स्कूल भी जाता है, और साथ में उन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता है या करती है। या फिर कोई शिक्षक यदि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके या यूट्यूब के वीडियोस का इस्तेमाल करके को पढ़ाने का काम करता है या करती हैं, तो वो क्लासरूम में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पे भी शिक्षक है, एक ह्यूमन इंटरवेंशन वहां पे उपलब्ध है। तो तब की सिचुएशन में और लॉकडाउन की सिचुएशन में या फिर स्कूलों के नहीं चलने की सिचुएशन में, इन दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। अब ये माना, यदि आप बहुत सारे लोगों से मैं बात करूं, लोग ये कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर आप, जिसे आप ऑनलाइन एजुकेशन कह रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा अगर आप इसे कहते हैं, मैं इसे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कह रहा हूं, या फिर मैं इसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कह रहा हूं। दो चीजें, या तो ऑनलाइन क्लास या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, कि या तो वीडियो अवेलेबल है जो यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी मोबाइल ऐप के जरिए स्टूडेंट तक डिलीवर हो रहा है, और या फिर एक क्लास है किसी जूम पे या किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जहां दो अलग अलग, जहां स्टूडेंट है और टीचर है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस स्थिति में सिर्फ इंटरेक्शन हो रहा है या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, देखिए, एक है शिक्षा और एक है शिक्षा व्यवस्था। इसे समझने की आवश्यकता है। एक है शिक्षा और एक है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था जो है, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सरकारी स्कूल है, गैर सरकारी स्कूल है, जिसमें अलग अलग मॉडल के सरकारी स्कूल है, केंद्र सरकार के सरकारी स्कूल है, राज्य सरकारों के सरकारी स्कूल है। ये जो पूरी व्यवस्था है शिक्षा की, इसमें इसका एक उद्देश्य है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को, बच्चों को, विद्यार्थियों का कैरियर बनाने के लिए नहीं है। यदि आप एनसीईआरटी की किताब का दूसरा पन्ना खोल के देखेंगे तो उसमें भारत का संविधान छपा हुआ है। अब प्रश्न यह है कि एनसीईआरटी की कक्षा की जो किताब है उसमें संविधान क्यों छपा हुआ है? गणित की किताब में भी संविधान छपा हुआ है, विज्ञान की किताब में भी संविधान छपा हुआ है। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि हम संविधान के मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करें। हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सके जहां न्याय हो, जहां समता हो, जहां बंधुता हो, जहां आजादी हो, जहां फ्रीडम हो। तो ये एक हमारा बड़ा उद्देश्य है और इसीलिए स्कूलों की आवश्यकता है, इसीलिए स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। और ये ऑनलाइन शिक्षा में संभव नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं है। तो ये जो पूरा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिलीवरी का प्रोसेस है, ये एक एडिशनल चीज हो सकती है, पेडागोजिकल एक टूल हो सकता है, लेकिन ये शिक्षा नहीं है। इसे अगर कोई भी ये सोच रहा है कि भविष्य में यही शिक्षा होगी, ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था होगी, तो मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक स्कूल जो होता है, स्कूल एक बच्चे की पूरी दुनिया है।
स्कूल बच्चों की पूरी दुनिया है, वहां पे उनके दोस्त हैं, वहां पे उनके सपने हैं। स्कूल को एक एक पूरा समाज है वो बच्चों के लिए, उनके लिए छोटी छोटी चीजें होती है वहां पे। स्कूल के आप जो पूरा आप लोग भी, जब हम लोग भी स्कूल में थे तो हमारा स्कूल जो था वो हमारे लिए पूरी एक अलग दुनिया थी। उस दुनिया के बिना अगर हम शिक्षा को इमेजिन कर रहे हैं किसी मोबाइल के स्क्रीन पर या किसी लैपटॉप के स्क्रीन पर, तो मुझे लगता है ये तो बहुत गलत कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ। हम अपने बच्चों से वो दुनिया नहीं छीन सकते, तो ये संभव नहीं है करना। ये किया नहीं जाना चाहिए। एक और बात ये भी है कि अभी थोड़े दिन पहले तक बहुत सारी बातें चल रही थी कि स्क्रीन में पढ़ना और ये तो बच्चों के लिए, या रेडिएशन मोबाइल की है तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये सब कुछ, सारे हानि खत्म हो गई। हम इतने कितने डेस्परेट हैं अपने बच्चों को कुछ, चाहे डिफरेंशिएशन सिखा देने के लिए या कोई भी ऐसा साइंस का कोई सोलर सिस्टम बता देने के लिए, हम इतने डेस्परेट क्यों कि हमें अब भी बताना है। हम 6 महीने भी नहीं रुक सकते, और उसके लिए हम बच्चे को 4 घंटे 5 घंटे किसी स्क्रीन के हवाले करने के लिए तैयार है, चाहे वो उसकी आंखों के लिए हानिकारक हो, चाहे वो उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए हानिकारक हो, और चाहे वो उसके मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो। तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा और हमें इसे समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों की हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। हालांकि खुशी की बात यह है कि कुछ कुछ सरकारों ने, कुछ अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इस पे डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज एक डिसीजन लिया है, कर्नाटका ने डिसीजन लिया, हाईकोर्ट का भी डिसीजन आया है इस पे, जिसके आधार पे कुछ सरकारों ने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन हमें भी समझने की जरूरत है, पालकों, पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है, ये इस डेस्परेशन को समझने की जरूरत है। क्यों हम इतने डेस्परेट हैं? हम थोड़े दिन रुक सकते हैं, बच्चों को रिलैक्स करने दे सकते हैं, इतनी कोई बहुत जरूरत नहीं है। और सरकारों को भी रेगुलेशन बनाने की जरूरत है कि कम से कम एक सर्टेन एज के बच्चों के लिए तो ये अलाउ ही नहीं होना चाहिए। फिर एक बहुत जरूरी पहलू है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, उनका एक बहुत जरूरी सेगमेंट है। उदाहरण के तौर पे, अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं जो ब्रेल से सीखते हैं, तो जिन्हें ब्रेल सीखनी है, तो ब्रेल तो छू के ही सीखनी पड़ेगी। तो यदि ब्रेल छू के सीखनी पड़ेगी तो फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे पॉसिबल है वो स्क्रीन पे? तो हमें या और भी मतलब अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज हैं, उनके साथ बच्चों की अलग अलग स्पेशल नीड्स हैं, और वो इस पूरे ऑनलाइन क्लासेस वाले सिस्टम में वो फिट नहीं होती बात। तो अभी हो सकता है भविष्य में इस तरीके की और नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं और हम इसको इवॉल्व कर पाए, तब हम शायद इसकी बात कर सकते हैं। अभी तो नहीं कर सकते, और उसमें भी विशेष तौर पे जो ग्रामीण परिवेश है, जहां हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, वो बहुत अलग है। घरों में, परिवारों में एक मोबाइल फोन है, उसे एक मोबाइल फोन को फादर जो है घर में, जो मेल है, वो इस्तेमाल करते हैं, और वो घर के बाहर काम करने जाता है। मुश्किल से बच्चों को 1 घंटे के लिए वो मोबाइल मिल सकता है, शायद आधा घंटे के लिए मिल सकता है, वो भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे, या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, या डेटा महंगा हो गया है, तो ये तो बहुत अजीब स्थिति है। तो ऐसे में तो ये संभव नहीं है। और कल बहुत एक जरूरी बात जो वैभव भाई ने भी उठाई थी, वो ये थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो कह रहा है कि कक्षा 8वीं तक, 14 साल की उम्र तक तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो जब हम कह रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी, तो फिर ये एडिशनल कॉस्ट उसके पीछे जो डेटा का या डिवाइस का आ रहा है, वो कौन बियर करेगा? और फिर इसके कारण पैदा होने वाली जो असमानता है समाज में, कि कुछ बच्चे बहुत पीछे रह जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जिन तक के पहुंच ही नहीं है? केरला का एक मामला आया जहां पे एक बच्ची ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पास मोबाइल उपलब्ध नहीं था और वो पढ़ना चाहती थी। तो ये हम एक गलत धारणा जो हम तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के नाम पर, ये जो हुआ है, जिसके पीछे असल में एक पूरा प्राइवेट स्कूलों का बाजार है। ईमानदारी की बात तो यही है कि इस पूरे हौवे के पीछे एक प्राइवेट स्कूलों का बाजार है, जो इसे चलाना चाहता है, जो इस तरीके का हौवा तैयार कर रहा है, जिसके पीछे हमने अपने बच्चों की हेल्थ से, हमने अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करना स्वीकार कर लिया है। तो इस लाइव के माध्यम से मैं सबसे जरूरी बात बस इतनी ही कहना चाह रहा था कि हमें चाहिए कि हम इस बात पे विचार करें कि ये कितना जरूरी है, और आवश्यकता पड़ने पर हम सरकारों से
अपनी मांग रखें, हम इस बात को पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखें। पेरेंट्स जो हैं वो यूनाइटेड हों, पेरेंट्स इकट्ठे हों, एकत्रित हों, अपनी एसोसिएशंस बनाएं और वो मजबूती से इस बात को सरकारों तक पहुंचाएं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पूरी लूट का बाजार तैयार किया जा रहा है, जिसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है। याद रखिए, स्कूल जो होता है, स्कूल में रेगुलेशन है। स्कूल सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चला सकती हैं, उनपे सरकार के कानूनों के अंतर्गत रेगुलेटेड है वो। लेकिन इस वक्त ये जो पूरा ऑनलाइन का बाजार है, इसमें बहुत विशेष ऐसे कोई एजुकेशन के लिए रेगुलेशंस नहीं बने हैं अभी तक। तो ये बहुत खुला लूट का बाजार बनाया जा सकता है, जिसका शिकार मुख्य तौर पे मध्यम वर्ग होगा। हमें और मुख्य तौर पे मध्यम वर्ग इसका शिकार होगा। और जो हमारे देश का ग्रामीण या गरीब तबका है, वो तो वैसे भी शिक्षा से वंचित था लगभग। तो हमें आवश्यकता है कि हम इस बात पे विचार करें, हम इसे सोचें कि क्या ये जो ऑनलाइन शिक्षा की पूरा हुआ तैयार किया जा रहा है, ये हमारे संवैधानिक सपने को, जो कि इसलिए हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इसलिए हमारी सरकारें स्कूलों पे खर्चा करती हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हम टीचर्स रिक्रूट करते हैं, हम करिकुलम तैयार करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम एक ऐसा भारत का निर्माण कर सकें, हम ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे नागरिकों में तब्दील कर पाए जो कल को एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो हमारे संवैधानिक सपनों का भारत हो, जहां न्याय हो, समता हो, बंधुता हो, आजादी हो। और ये जो पूरी प्रक्रिया है शायद उस तरफ नहीं जाती, और इसीलिए ये ना सोचते हुए कि भविष्य जो है वो ऑनलाइन शिक्षा का है, हमें ये सोचना चाहिए कि भविष्य में हम वापस सरकारी स्कूलों को कैसे बहुत अच्छा बनाएं, वापस हम सरकार और सेफ भी बनाएं। इस तरीके की महामारी की स्थिति में क्या प्रिकॉशंस रखें, लगातार सैनिटाइजेशन और बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, इसको ध्यान में रखें। और साथ में कैसे हम पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाएं कि इस तरीके की महामारी में ये लूट का बाजार ना लग जाए, जो कि हम देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं। चाहे वो हेल्थ की स्थिति हो कि जब महामारी आई तो प्राइवेट अस्पताल 30-30 हजार रुपए लेने लगे प्रतिदिन का, और चाहे वो स्कूलों की एजुकेशन की बात हो कि जब महामारी आई तो प्राइवेट स्कूलों ने अपनी लूट की दुकान खोल ली ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है सभी को, और इस पे विशेष तौर पे पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है। और जरूरत पड़ने पर शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, यहाँ पेरेंट्स को एकजुट होने की जरूरत है, ताकि हम अपने ही बच्चों को इस पूरे बाजार के से होने वाले नुकसान से बचा सकें। धन्यवाद। नमस्कार।